दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खंड 2 जो MSW005 है, खंड 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। खंड 2 का जो समाज कार्य प्रैक्टिकम में भूमिकाएं और अपेक्षाएं हैं उसका इकाई 1 समाज कार्य प्रैक्टिकम की दिशा में अभिन्यास, इसको हम लोग समझने वाले हैं। जो MSW005 का खंड 2 है इसमें इकाई 1 को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार। आज हम भारत में समाज कार्य मतलब सोशल वर्क की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो भारत में समाज कार्य भूमिका और चुनौतियां नाम के एक दस्तावेज से है। बिल्कुल। तो मकसद है कि ये जो जरूरी पेशा है इसकी भूमिका क्या है और भारत में इसके सामने क्या खास तरह की चुनौतियां आती हैं। सही। तो शुरुआत करते हैं कि भाई समाज कार्य की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो जैसा सामग्री में बताया गया है ये उन सामाजिक जरूरतों को पूरा करता है जहां मतलब जो मौजूदा सिस्टम है वो शायद उतने कारगर नहीं हो पाते। हाँ, जहां पर गैप्स रह जाते हैं। हाँ, और इसका लक्ष्य है लोगों की क्षमता बढ़ाना, उनके जीवन स्तर को बेहतर करना। बिल्कुल। और ये काम देखिए कई तरह से होता है। एक तो है कि सीधे लोगों को या ग्रुप्स को मदद देना, काउंसलिंग करना। अच्छा। और दूसरा है थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे सिस्टम को, संस्थाओं को ज्यादा जिम्मेदार बनाना लोगों की जरूरतों के लिए। मतलब सिर्फ व्यक्ति पर फोकस नहीं, सिस्टम पर भी। जी हाँ, बिल्कुल। व्यवस्थागत बदलाव की कोशिश भी। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। सामग्री कहती है कि भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां जरूरत शायद सबसे ज्यादा है वहां पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को अक्सर मतलब पूरी तरह से पहचाना या समर्थन नहीं दिया जाता। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। जरूरत है पर स्वीकृति उतनी नहीं है। क्यों ऐसा? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। भारत में समाज कार्य का जो इतिहास रहा है ना, वो ज्यादातर स्वैच्छिक सेवा का रहा है। मतलब वॉलंटरी वर्क। हाँ, सेवा भाव, दान इस तरह से जुड़ा रहा है सदियों से। तो सामग्री के मुताबिक इसी वजह से आज भी समाज के लिए ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इन सेवाओं के लिए कोई पेमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये एक प्रोफेशन है, इसके लिए पैसे देना ये सोच थोड़ी नहीं है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसे एक स्थायी भुगतान वाले पेशे के तौर पर देखना इसमें थोड़ी हिचक है। एक सांस्कृतिक मुद्दा है ये। समझ गया। और इसका असर फिर उनकी पेशेवर पहचान पर भी पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। खासकर जैसा स्रोत में लिखा है, जब वो डॉक्टरों या शिक्षकों जैसी दूसरी टीमों में काम करते हैं। हाँ। अपनी अलग जगह बनाना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही छात्रों में एक मजबूत पेशेवर पहचान बनाना कितना जरूरी है। उन्हें यह समझना होगा कि उनका काम अहम है और दूसरे प्रोफेशनल से अलग भी है। यहीं पर फिर वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भूमिका आती है। फील्ड प्लेसमेंट जिसे कहते हैं। फील्ड प्लेसमेंट या क्षेत्र नियोजन, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा। ये वो पुल है जो क्लासरूम की थ्योरी को जमीन की हकीकत से जोड़ता है। छात्रों को सुपरविजन में असली क्लाइंट्स के साथ उनकी असली समस्याओं के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो मतलब थ्योरी को अप्लाई करना सीखते हैं वो। हाँ, और सिर्फ अप्लाई करना नहीं, वो नैतिक दुविधाएं फेस करते हैं, सीखते हैं कि सिद्धांत असल में कैसे काम करते हैं या कई बार क्यों नहीं कर पाते। ये अनुभव उन्हें वाकई में पेशेवर बनाता है। लेकिन लगता है इस व्यावहारिक प्रशिक्षण में भी भारत में अपनी चुनौतियां हैं। सामग्री में कुछ जिक्र है इसका? हाँ है, बिल्कुल है। जैसे एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें और ट्रांसपोर्ट की समस्या तो बहुत ही आम है। सोचिए जरा, भीड़ भाड़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अविश्वसनीय होना। हाँ, कभी कभी तो छात्र शायद पहुंच ही नहीं पाते होंगे टाइम पर अपनी जगह। बिल्कुल। स्रोत ये भी कहता है कि कई बार छात्रों को एक ही दिन में 2 अलग-अलग जगह भेज दिया जाता है अनुभव के लिए, जिससे मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अरे बाप रे। फिर एक और पहलू है, जो शहरी छात्र हैं उनके लिए ग्रामीण माहौल में काम करना। हाँ, वो जिसे स्रोत ने शिष्ट जागृति कहा है, ये क्या है? ये एक तरह का कल्चर शॉक समझ लीजिए। जब वो देखते हैं कि लोग उन बेसिक सुविधाओं के बिना जी रहे हैं जिनके वो आदी हैं, तो ये उनके लिए इमोशनली और कभी-कभी फिजिकली भी काफी अप्रूवंत मतलब मुश्किल हो सकता है। अच्छा जी। तो सवाल यही उठता है कि इन सब बाधाओं के बीच लॉजिस्टिक्स की, इमोशनल एडजस्टमेंट की एक असरदार ट्रेनिंग कैसे दी जाए,
ये कोऑर्डिनेटर्स के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है, पर सारी चुनौतियों के बावजूद सामग्री ये भी कहती है कि कोशिश पूरी की जाती है। जी हाँ, कोशिशें तो जारी रहती हैं। संस्थान और एजेंसियां पूरी कोशिश करते हैं कि छात्रों को थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने के भरपूर मौके मिले। तो अगर हम सार निकालें तो तस्वीर ये है कि भारत में समाज कार्य बहुत जरूरी है, लोगों की मदद करता है, क्षमताएं बढ़ाता है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही इसे अपनी पहचान बनाने, स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इसका एक बड़ा कारण वो सेवा भाव वाला इतिहास है। सही कहा। और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो इस पेशे की रीढ़ होनी चाहिए, वो भी संसाधनों की कमी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों और सांस्कृतिक तालमेल जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ये सब मिलकर एक काफी जटिल तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। इन गहरी सिस्टमैटिक चुनौतियों को देखते हुए भारत में सोशल वर्क की ट्रेनिंग का भविष्य कैसा दिखना चाहिए? क्या मौजूदा प्रोग्राम सिर्फ स्किल सिखाने तक ठीक है, या कुछ और भी चाहिए? हाँ, या फिर उन्हें इन बाधाओं से लड़ने, सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाने और अपने पेशे के हक के लिए आवाज उठाने के लिए भी तैयार करने की जरूरत है? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद और विचार होना चाहिए। ये भारत में समाज कार्य सोशल वर्क की जो प्रोफेशनल यात्रा रही है उस पर है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये समाज कार्य आखिर एक पेशा कैसे बनता है और भारत में इस ज़माने में क्या खास दिक्कतें आ रही हैं, और हाँ, इसमें जो फील्ड वर्क होता है उसका क्या रोल है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल। ये जो स्रोत है हमारे पास, इनके हिसाब से हम 3 मुख्य बातें देखेंगे। एक तो समाज कार्य की पेशेवर पहचान असल में है क्या, दूसरा भारत में इसे ठीक से स्थापित करने में क्या रुकावटें हैं, और तीसरा जो बहुत ज़रूरी है वो है फील्ड वर्क, ज़मीनी स्तर पर काम करने का अनुभव, उसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि किसी काम को हम प्रोफेशन या पेशा कहते क्यों हैं। इन दस्तावेजों में जैसे बताया गया है, इसमें एक तो वो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपने ज्ञान के आधार पर फैसले लेने की छूट। हाँ, सेवार्थी या क्लाइंट के हित में। हाँ, बिल्कुल। और समाज से एक तरह का अधिकार भी मिलता है, और साथ में एक नैतिक जिम्मेदारी, कोड ऑफ एथिक्स जिसे कहते हैं। सही कहा। और यही बात समाज कार्य को सिर्फ दया भाव से की गई मदद या चैरिटी से अलग करती है। ये एक प्रॉपर व्यवस्थित जवाबदेह सेवा है। इसके पीछे ज्ञान है, स्किल्स हैं और एक नैतिक ढांचा है। ये सिर्फ अच्छा काम नहीं है, ये प्रशिक्षित लोगों का काम है। अच्छा, तो फिर भारत में इसे एक स्थापित पेशे की तरह देखने में इतनी मुश्किल क्यों है? जैसा इन पेपर्स में भी बात हुई है, एक बड़ी वजह तो हमारी शायद सांस्कृतिक सोच है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, उसे हम अक्सर एक निजी मामला या धार्मिक काम मान लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये एक प्रोफेशनल सेवा भी हो सकती है, जिसकी ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए शायद फीस भी ली जाए। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और एक और व्यावहारिक चुनौती जो इन सोर्सेज में बार बार आ रही है, वो है स्टूडेंट्स के एडमिशन से जुड़ी हुई। कई बार ऐसा होता है, और ये जिक्र किया गया है, कि जो स्टूडेंट्स मान लीजिए इंजीनियरिंग या मेडिसिन में नहीं जा पाए, तो वो एक ऑप्शन की तरह सोशल वर्क में आ जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि उनमें शायद वो आत्मविश्वास या विषय के लिए जो एक जुनून होना चाहिए, वो थोड़ा कम होता है। और कुछ कॉलेज या संस्थान भी कभी-कभी बस सीटें भरने के लिए एडमिशन दे देते हैं, योग्यता या इंटरेस्ट पर उतना ध्यान दिए बिना। अच्छा, तो इसका तो ये हुआ कि सिर्फ डिग्री दे देना ही काफी नहीं है। इस पेशे की जो इमेज है, जो साख है, उसे सुधारने के लिए बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत है। हाँ, इसमें टीचर्स का और शायद मीडिया का भी रोल हो सकता है, जैसे पारदर्शिता पर जोर देना, नैतिक व्यवहार पर, ताकि लोगों का भरोसा बढ़े। निश्चित रूप से। और यहीं पर फील्ड वर्क का महत्व बहुत बढ़ जाता है। फील्ड वर्क ही वो जगह है जहां क्लास में सीखी बातें, वो सिद्धांत जैसे सोशल जस्टिस है या हर इंसान की डिग्निटी, वो असल जिंदगी की सिचुएशन में लागू होते हैं। स्टूडेंट्स सीधे लोगों के साथ, कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सुपरवाइजर का रोल बहुत अहम हो जाता होगा, है ना? वो सिर्फ देखते नहीं रहते होंगे, बल्कि गाइड करते होंगे, मेंटर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। सुपरवाइजर का काम मल्टी डायमेंशनल है। वो पढ़ाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, सलाह भी देते हैं। वो स्टूडेंट्स को मदद करते हैं कि कैसे थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना है। छात्र पहले शायद देखकर सीखते हैं, फिर उनके अंडर छोटे छोटे काम करते हैं और धीरे धीरे खुद जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। जैसा कि पेपर्स में भी कहा गया है, ये क्लासरूम में रोल प्ले करने से बहुत अलग है,
क्योंकि यहाँ आप सच में लोगों की जिंदगियों पर असर डाल रहे होते हैं। उसकी एक नैतिक गंभीरता होती है। हाँ, वो बात तो है। तो ये जो अनुभव है ये सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाता, जैसे मान लीजिए किसी से बात कैसे करनी है या कोई प्रोजेक्ट कैसे चलाना है, बल्कि ये स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास भी बढ़ाता होगा। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब वो पहली बार किसी क्लाइंट की मुश्किलों से रूबरू होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। आत्मविश्वास और एक तरह की प्रोफेशनल पहचान बनाने में ये बहुत मदद करता है। और इसमें फीडबैक का लेन देन भी शामिल है। मतलब सुपरवाइजर बताते हैं कि छात्र कैसा काम कर रहा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और छात्रों को भी मौका मिलता है कि वो एजेंसी कैसे काम कर रही है या सुपरविजन कैसा मिल रहा है, इस पर अपनी राय दें। अच्छा। हालांकि एक दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि भारतीय संदर्भ में कभी-कभी वो जो शिक्षक छात्र वाली एक दूरी होती है ना, या एक संकोच होता है, उसके कारण छात्र शायद खुलकर नेगेटिव फीडबैक देने में हिचकिचाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। और एक और बात जो ध्यान देने वाली है, इन पेपर्स में भी जिक्र है इसका, कि भारत में अक्सर फील्ड वर्क के दौरान ही छात्रों को नौकरी के मौके मिल जाते हैं या आगे के लिए अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। सही कहा। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये फील्ड वर्क प्लेसमेंट को करियर के लिहाज से और भी अहम बना देता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इन दस्तावेजों से यही तस्वीर सामने आती है कि भारत में समाज कार्य अपनी एक प्रोफेशनल पहचान बनाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। जो हमारी सांस्कृतिक सोच है और एडमिशन से जुड़ी चुनौतियां हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं बाधा डाल रही हैं। हाँ। लेकिन इन सब के बीच जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यानी फील्ड वर्क, वो स्किल्स डेवलप करने और एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये पूरी चर्चा हमारे सामने रखती है, और शायद हमारे सुनने वालों को भी इस पर सोचना चाहिए, वो ये कि भारत की जो खास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और ये जो एडमिशन वाली चुनौतियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम ये जो पेशेवर समाज कार्य का महत्व है, जो पारंपरिक दान या मदद से अलग है, इसे आम लोगों तक, समाज तक ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। इस विचार के साथ शायद हम आज की बातचीत यहीं खत्म कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल। हम आज बात कर रहे हैं भारत में समाज कार्य के विद्यार्थियों के फील्ड वर्क अनुभव पर, खास तौर पर शुरुआती दिनों और चुनौतियों पर। बिल्कुल, ये एक सफर है क्लासरूम की थ्योरी से जमीनी हकीकत तक का। इसमें एजेंसी की क्या उम्मीदें हैं, हमारी सांस्कृतिक जरूरतें क्या हैं और सीखने के क्या अलग मौके मिलते हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है वो शुरुआती परिचय, एजेंसी में पहला कदम, जिसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? हाँ, इसमें देखिए स्टाफ से मिलना होता है, कौन क्या करता है ये समझना, पूरी जगह देखना, कैसे काम होता है, नियम कायदे क्या हैं, मतलब एक तरह से एजेंसी को जानना। और यहीं पर एक बड़ा बदलाव आता है ना? विद्यार्थी अब सिर्फ क्लास के स्टूडेंट नहीं रहते। सही कहा, वो अब एजेंसी के प्रतिनिधि हैं। उनकी पहचान, उनका बर्ताव सब बदलना होता है। और कुछ अनकहे नियम भी होते हैं, जैसे स्टाफ क्लाइंट से कैसे बात करता है, गोपनीयता कितनी जरूरी है, कहाँ बात करनी है कहाँ नहीं, कागजात सुरक्षित रखने हैं, ये सब देखना समझना पड़ता है। और भारत में पहनावे का भी अहम पहलू है। स्रोत कहते हैं कि फील्ड वर्क में पारंपरिक कपड़े बेहतर रहते हैं। हाँ, ये बात है। देखिए, क्लास में शायद वेस्टर्न कपड़े चल जाएं, पर फील्ड में खासकर महिला कार्यकर्ताओं के लिए सलवार कमीज या साड़ी ज्यादा स्वीकार्य होती है। क्लाइंट्स अक्सर आपके पहनावे से, आपके हाव भाव से आपको आंकते हैं। इससे कुछ मुश्किलें भी आती होंगी, जैसे कुछ जगहों पर महिला कार्यकर्ता पुरुष क्लाइंट से आसानी से बात नहीं कर पाती। बिल्कुल आती हैं। ऐसा होता है कि पुरुष क्लाइंट्स शायद महिला कार्यकर्ता से मदद लेने में हिचकिचाएं, या कुछ समुदायों में सीधे बात करना मुश्किल हो। तो फिर क्या करें? जरूरी है कि इसे दिल पे न लें। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये संस्कृति का हिस्सा है। तो समाधान ढूंढने पड़ते हैं। शायद किसी पुरुष सहकर्मी की मदद लें या कागजी काम पर ज्यादा ध्यान दें, मतलब मदद करने के दूसरे रास्ते निकालें। अच्छा, एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी, कभी-कभी फील्ड वर्क में काम ही नहीं होता या बहुत कम होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, हो सकता है, शुरुआत में या कभी-कभी बीच में भी। पर ऐसे में खाली नहीं बैठना है। तो क्या करें उस खाली समय में? बहुत कुछ कर सकते हैं। एजेंसी के ब्रोशर पढ़ें, एजेंसी का इतिहास जानें, पुराने केस फाइल्स देखें, अपने सुपरवाइजर से बात करें, काल्पनिक केस पर चर्चा करें।
अगर सुपरवाइजर खुद से प्लान नहीं दे रहे तो आपको मतलब विद्यार्थी को खुद पहल करनी होगी। सवाल पूछें, सीखने की कोशिश करें, जोश बनाए रखना जरूरी है। सुपरवाइजर से सीखने की बात भी अहम है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आप देखते हैं कि कोई सुपरवाइजर क्लाइंट्स के प्रति कितना दयालु है, कैसे सम्मान से बात करता है, उनकी भावनाओं को समझता है। ये सब सीखने वाली बातें हैं। और नकारात्मक अनुभव वो भी होते हैं। हो सकता है कोई सुपरवाइजर बहुत सख्त हो या उदासीन लगे, शायद काम के बोझ तले दबे हों या बस उनका तरीका वैसा हो। विद्यार्थी को ये समझना होगा कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, इसे अपनाना नहीं है। मतलब जो क्लास में सीखा है, जो मूल्य हैं, उन पर टिके रहना है। एकदम। सिद्धांत और व्यवहार में फर्क दिख सकता है। सीधे एजेंसी में जाकर आलोचना करना शायद सही ना हो, पर इस अंतर को नोट करना और सही जगह पर जैसे सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग में इस पर बात करना जरूरी है। अपने मूल्यों को पकड़े रखना है। तो इसमें विद्यार्थी की अपनी भूमिका भी बहुत सक्रिय होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। खुद से जानकारी जुटाना, एजेंसी क्या करती है, किन लोगों के साथ काम करती है, उनका साहित्य पढ़ना, स्टाफ क्लाइंट की बातचीत सुनना, सुपरविजन में सवाल तैयार करके ले जाना, ये सब तैयारी बहुत फर्क डालती है, खासकर भारत में जहां शायद लिखित जानकारी या कंप्यूटर जैसी चीजें उतनी आसानी से न मिलें। अच्छा, और स्किल्स यानी कौशल के विकास के बारे में क्या? देखिए, 2 तरह के कौशल हैं। एक तो प्रक्रिया वाले, फॉर्म भरना, रिपोर्ट लिखना, ये सीखना थोड़ा आसान है। और दूसरे हैं लोगों के साथ काम करने वाले कौशल, क्लाइंट्स के साथ बातचीत, उनकी मदद करना। ये तो प्रैक्टिस से ही आते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना सीखेंगे। कुछ जगह ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं, जैसे गांव या स्लम एरिया। हाँ, वहाँ चुनौती अलग होती है, लिखित जानकारी कम होती है। ज्यादातर बातें लोगों से पूछकर पता चलती हैं। और अगर कोई विद्यार्थी बहुत आरामदेह माहौल से आया है तो वहाँ गरीबी, कुपोषण, सुविधाओं की कमी देखकर शायद हिल जाए, भावनात्मक रूप से मुश्किल हो सकता है। यहाँ सीखना सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि नजरिए का, भावनाओं का, व्यवहार का होता है। क्लासरूम इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाता। तो ये अनुभव काफी गहरा हो सकता है। बहुत ज्यादा। किसी के लिए ये जिंदगी बदल देता है, किसी को लग सकता है कि ये समय की बर्बादी है, क्योंकि शायद वो भविष्य में ऐसी जगह कम पैसे में काम ना करना चाहें। पर फिर भी आप बदलाव के बीज बो सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। आखिर में एक और मुद्दा है काम की मात्रा बनाम गुणवत्ता। कभी कभी केस इतने ज्यादा होते हैं कि गुणवत्ता पर असर पड़ता है। ये एक बड़ी सच्चाई है, खासकर सरकारी सेटअप में, जैसे मेंटल हॉस्पिटल में। शायद सोशल वर्कर का काम सिर्फ केस हिस्ट्री लेने और डॉक्टर को बताने तक रह जाए। तो इससे इंटरव्यू लेने का कौशल तो शायद सुधर जाए, पर इलाज की योजना बनाने में जो अहम भूमिका हो सकती है वो छूट जाती है। कुछ जगहें रोज बहुत सारे केस निपटाने पर जोर देती हैं, पर अच्छी जगहें टीम को, विद्यार्थियों को भी इलाज की योजना में शामिल करती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो फील्ड वर्क है भारत में, ये सिर्फ किताबी ज्ञान लागू करना नहीं है। ये असलियत और आदर्शों में तालमेल बिठाना है, सांस्कृतिक समझ विकसित करना है, खुद आगे बढ़कर सीखना है और मुश्किल हालात से जूझना भी है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, जब हमारे पास संसाधन कम हो और फील्ड की सच्चाई ऐसी हो कि क्लास में सीखी बातें सीधे लागू ना हो पाएं, तब भी हम समाज कार्य के जो मूल मूल्य हैं उन्हें कैसे बचाए रख सकते हैं, उन्हें असलियत के हिसाब से सबसे अच्छे तरीके से कैसे ढाल सकते हैं। बात कर रहे हैं विदेश में सोशल वर्क फील्ड ट्रेनिंग के अनुभवों पर, मतलब जब माहौल एकदम अलग हो। हाँ, इसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं और क्या फायदे होते हैं? हमारी बातचीत कुछ रिसर्च पर आधारित है, जिसमें विदेश में, खासकर भारत जैसे देश में काम करने का अनुभव बताया गया है। बिल्कुल। हम समझना चाहते हैं कि ये पूरा सफर कैसा होता है छात्रों के लिए, क्या तैयारी लगती है, क्या सीखते हैं वो, और आखिर में हासिल क्या होता है। एक खास स्टडी है ना, पवार और उनके साथियों की। हाँ, पवार, हाना और शेरिडन की 2004 की स्टडी। उसमें 2 ऑस्ट्रेलियाई छात्रों के भारत में अनुभव की कहानी है। हम उस पर भी ध्यान देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। ये जानना दिलचस्प होगा कि किसी दूसरे देश में काम करना, सीखना कैसा होता है। हाँ, और इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? कि एक अलग कल्चर आपको सीखने और खुद को बेहतर बनाने के ऐसे मौके देता है जो शायद अपने देश में ना मिले। सही बात है। लेकिन जैसा रिसर्च भी कहती है, इसके लिए बहुत
मतलब बहुत सोच समझकर प्लानिंग और तैयारी करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं कि बस बैग उठाया और चल दिए। अच्छा, मतलब तैयारी सिर्फ जाने आने की टिकट बुक करने जितनी नहीं है। शायद पैटफोर्ड का भी जिक्र था कि पॉजिटिव सोच, दिमागी मजबूती, ये सब जरूरी है। हाँ बिल्कुल, खुला दिमाग रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये पवार वाली स्टडी तैयारी के बारे में क्या कहती है? वो काफी डिटेल में जाती है। बताइए इसके बारे में। वो स्टडी इस तैयारी की अहमियत पर बहुत जोर देती है। जिन 2 ऑस्ट्रेलियाई छात्रों की बात है, उनकी भारत प्लेसमेंट की तैयारी, आप यकीन करेंगे, 1 साल पहले शुरू हो गई थी। 1 साल पहले? अरे बाप रे, ये तो काफी लंबा वक्त है। हाँ, और सबसे पहला ध्यान था सुरक्षा पर और रहने सहने की ठीक व्यवस्था पर। ये बेसिक चीजें पहले पक्की करनी थी। अच्छा, और इसके अलावा किस तरह की तैयारी थी? काफी गहराई से छात्रों, उनके सुपरवाइजर और जो भारत में कोऑर्डिनेटर थे, उनके बीच सीधी बैठकें हुई। ओके। उसमें सब तय हुआ, कौन क्या करेगा, किससे क्या उम्मीद रखनी है, बातचीत कैसी होगी, कम्युनिकेशन प्लान पूरा। फिर उन्हें कल्चरल ओरिएंटेशन दिया गया, मतलब भारत के रीति रिवाज, पहनावा कैसा हो, खान पान, धार्मिक मान्यताएं, ये सब। यानी सिर्फ काम नहीं, बल्कि वहाँ के समाज को, वहाँ के लोगों को समझने की भी पूरी कोशिश। बिल्कुल, और सिर्फ भारी चीजें नहीं, बल्कि उनकी अपनी चिंताएं भी। छात्रों की पर्सनल तैयारी, जैसे उनकी हेल्थ, पैसे का इंतजाम, वीजा वगैरह, जो भी लीगल चीजें थी। सही है, ये सब भी जरूरी है। और फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी तैयारी भी। थोड़ी भाषा सीखना, कल्चर को समझना, प्लेसमेंट के क्या लक्ष्य होंगे। अच्छा, लक्ष्य भी तय थे? हाँ बिल्कुल, नियम कायदे पढ़ना, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ये सब इसीलिए ताकि छात्र वहां सिर्फ डिग्री लेने ना जाएं, बल्कि सच में कुछ सीखें, स्किल डेवलप करें। ये सीखने के लक्ष्य क्या थे? मतलब कुछ खास चीजें जो उन्हें सीखनी ही थी? हाँ, लक्ष्य काफी साफ थे। जैसे पॉलिसी लेवल पर बच्चों के अधिकारों पर जो यूएन कन्वेंशन है, उसे समझना, या जिस एजेंसी में वो काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसी में अगर कोई कमी है तो उसे पहचानना। ये तो काफी एडवांस लेवल की बात हो गई। हाँ, और प्रैक्टिकल लेवल पर जैसे समुदाय की ज़रूरतें क्या हैं ये जानना, अपने सुपरवाइजर से कॉन्फिडेंस से बात करना, अगर कोई फीडबैक मिलता है तो उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना। और वो कल्चर वाला पॉइंट, मूल्यों का अंतर समझना। हाँ, वो भी एक बड़ा लक्ष्य था। मतलब भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सोच और मूल्यों में क्या फर्क है, इसके प्रति सजग होना। ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। यकीनन। और ये सब सिर्फ प्लान में नहीं था। इसे करने के लिए लगातार बातचीत होती थी, रिपोर्ट्स पढ़ी जाती थी, नियमों को समझा जाता था। मतलब लगातार मॉनिटरिंग थी। हाँ, छात्रों ने रिसर्च भी की, जैसे भारत में लड़कियों से जुड़े मुद्दों पर। तो क्या वो सिर्फ ऑफिस में ही रहे या फील्ड में भी गए? नहीं, फील्ड वर्क तो बहुत जरूरी था। उन्होंने भारत के हेल्थ सिस्टम को समझा, अस्पताल घूमे। अच्छा। हाँ, डॉक्टर और मरीज की बातचीत देखी। फिर जैसे किशोर लड़कियों के लिए बचाव और जानकारी देने वाले सेशन चलाए, ग्रुप डिस्कशन करवाए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल काम है। बिल्कुल, और उन्हें ये भी सीखना पड़ा कि कैसे कम साधनों में कम समय में काम निपटाना है, जो कि असल दुनिया में सोशल वर्क का एक बड़ा सच है, खासकर भारत जैसे देश में। सही बात है। और उन्होंने ये भी सोचा कि जो नैतिक मुद्दे हैं वो दोनों कल्चर्स में कितने मिलते जुलते हैं और कितने अलग। बाप रे, तो इतनी सारी चुनौतियां, इतनी मेहनत, नए नए अनुभव, आखिर में छात्रों को लगा कैसा? क्या उन्हें लगा कि ये सब वर्थवाइल था, झेलना सार्थक रहा? यही तो सबसे दिलचस्प नतीजा था उस स्टडी का। छात्रों ने माना कि जो फायदे हुए वो मुश्किलों से कई ज्यादा बड़े थे। अच्छा, ये सिर्फ मुश्किलों पर काबू पाना नहीं था, ये एक नई संस्कृति को गहराई से समझना था। एक बिल्कुल अलग माहौल में सोशल वर्क कैसे होता है ये देखना था। और जो भारतीय साथी थे जिनकी सोच शायद अलग थी, उनके प्रति एक संवेदनशीलता विकसित करना, ये सब सीखने का एक अनोखा मौका था। सुनने में तो ये सचमुच एक जिंदगी बदल देने वाला अनुभव लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही था। और ये पूरी बातचीत, ये अनुभव हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि इस तरह के जो क्रॉस कल्चरल प्लेसमेंट होते हैं, उनसे जो इतनी कीमती सीख मिलती है, जो गहरी समझ पैदा होती है, हाँ, उसे कैसे और बेहतर तरीके से सोशल वर्क की रेगुलर पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, ताकि भविष्य के सभी सोशल वर्कर, चाहे वो कभी विदेश जाएं या न जाएं, उनमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और उनके मुताबिक ढलने की क्षमता विकसित हो सके। कल्चरल सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इस अनुभव को सबके लिए उपयोगी बनाया जाए। बिल्कुल, ये एक जरूरी मुद्दा है। आगे समाज कार्य के क्षेत्र पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं।
हमारे पास भारत में समाज कार्य सिद्धांत से अभ्यास तक नाम की किताब के कुछ अंश हैं और मकसद है कि हम समझें कि भाई ये है क्या, इसकी भूमिका, ट्रेनिंग कैसे होती है और वो जो फील्ड वर्क होता है ना, जमीनी अनुभव, वो क्यों इतना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि भारत में ये जो समाज कार्य है, इसका असल काम क्या है। किताब कहती है कि फोकस उन लोगों पर है जिन्हें समाज में अपनी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आ रही है, और लक्ष्य सिर्फ मदद देना नहीं बल्कि सेवाएं देकर उनकी क्षमता बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि लक्ष्य सिर्फ मदद देना नहीं है बल्कि व्यक्तियों को कामकाज के एक जैसे कहते हैं संतोषजनक स्तर वहां तक पहुंचाना है ताकि वो समाज में ठीक से हिस्सा ले सकें, अपनी भूमिका निभा सकें। ये व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए जरूरी है, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है। अच्छा, तो ये मदद से आगे मतलब सशक्तिकरण की बात हो गई। और इतने जरूरी काम के लिए तैयारी कैसे होती है? जाहिर है थ्योरी, स्किल्स, ये सब तो चाहिए ही, लेकिन स्रोत क्षेत्र नियोजन मतलब फील्ड प्लेसमेंट पर काफी जोर देता है। ये इतना अहम क्यों है? देखिए, फील्ड वर्क या क्षेत्र कार्य वो असल में एक पुल है। ये जो कक्षा में सीखा है ना, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स, उनको असल दुनिया की जो उलझने हैं उनसे जोड़ता है। स्रोत इसे कहता है पर्यवेक्षित समाज कार्य अनुभव, मतलब आप किसी अनुभवी पेशेवर के अंडर काम करते हैं। एजेंसी सुपरवाइजर जिसे कहते हैं, और ये सुपरवाइजर सिर्फ देखता नहीं रहता, वो एक टीचर भी है, एक काउंसलर भी। वो सिखाता है कि भाई थ्योरी को जमीन पे उतारते कैसे हैं। ये दिलचस्प है कि सुपरवाइजर की भूमिका इतनी बड़ी है, पर क्या सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है सीखने की, या विद्यार्थियों को भी कुछ करना होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने बल्कि आत्मनिर्देशात्मकता दिखानी होगी। सेल्फ डायरेक्टेडनेस मतलब खुद मौके तलाशने होंगे सीखने के लिए। एजेंसी कैसे काम करती है, क्लाइंट की क्या स्थिति है, इन सब पहलुओं को एक्टिवली समझना होगा, सवाल पूछने होंगे। वो जितने एक्टिव रहेंगे ना उतना सीखेंगे। हाँ, तो ये एक तरह से 2 वे स्ट्रीट है, गाइडेंस भी चाहिए और खुद की पहल भी। अच्छा, फील्ड वर्क की बात हुई रही है तो स्रोत एक और चीज बताता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिकम। ये क्या चीज है और क्यों जरूरी हो सकती है? जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिकम ये एक बहुत ही अनोखा मौका है। ये विद्यार्थियों को अपने देश से बाहर जाने का, एक बिल्कुल अलग सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में समाज कार्य का अनुभव करने का अवसर देता है। इससे एक तो उस नई संस्कृति की गहरी समझ मिलती है और दूसरा वो ये देख पाते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर सोशल वर्क कैसे किया जाता है, अलग अलग चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। अच्छा, तो मतलब न सिर्फ कल्चरल समझ बढ़ती है बल्कि एक ग्लोबल नजरिया भी बनता है सोशल वर्क को लेकर। ये तो वाकई महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल, और इससे वो अपनी पुरानी सोच पर भी सवाल उठाते हैं, अलग अलग नजरियों को समझना सीखते हैं। ये एक सोशल वर्कर के विकास के लिए बहुत कीमती है। तो अगर हम सार निकालें तो भारत में समाज कार्य का मकसद दोहरा है। एक तो मदद करना, दूसरा लोगों को इतना सशक्त बनाना कि वो समाज में बेहतर तरीके से जी सकें, भाग ले सकें। और इसके लिए थ्योरी, स्किल और प्रैक्टिकल अनुभव, खासकर वो सुपरवाइज्ड फील्ड वर्क, इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। और हाँ, स्टूडेंट की अपनी एक्टिवनेस भी उतनी ही मायने रखती है। एकदम सही कहा। ये पूरी ट्रेनिंग व्यवस्था इसी पर टिकी है कि ऐसे पेशेवर तैयार हों जो हमदर्दी तो रखें ही, पर साथ में लोगों और समुदायों को असल चुनौतियों का सामना करने में मदद भी कर सकें प्रभावी ढंग से। चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत समाज कार्य को सेवा देकर मानव क्षमता बढ़ाने का जरिया बताता है, ठीक है, पर सोचिए जब दिक्कत व्यक्ति में कम और उन सामाजिक ढांचों या सिस्टम में ज्यादा हो जो कुछ ग्रुप्स के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, तो क्या सोशल वर्क का रोल सिर्फ व्यक्ति पर फोकस रहना चाहिए या उसे सिस्टम में बदलाव की वकालत भी करनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।